एक्सपायरी बहुत कम थी। लास्ट टाइम पता नहीं किसने कराई थी क्लास, मैं नहीं था उसमें। आज मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओके सर। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो एक होगा कि किसी भी एसेट को जब हम कंसिडर करते हैं तो क्या उसे हमें लीज पर लेना चाहिए या फिर हमारे को उसे बाय कर लेना चाहिए। तो लीज और बाय डिसीजन है, एक तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। एक हमें पढ़ना है एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में, एक हमें पढ़ना है इक्विटी वैल्यूएशन के बारे में, ठीक है ना। और उसी से जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो होंगे फ्री कैश फ्लोज टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट वेदर टू बाय एन एसेट और वी शुड टेक इट ऑन लीज, ठीक है। सो बाय और लीज डिसीजन, आप में से कोई बताएगा कि होती क्या है लीज? क्योंकि ये आपने कई बार सुनी होगी टर्म। इसको हिंदी में कहते हैं किसी चीज को पगड़ी पर या पट्टे पे ले लेना। तो कोई बताएगा आप में से कि लीज क्या होता है? किसी को कोई आइडिया इस बारे में? सर हाँ। उसके अंदर एक तो फर्स्ट टाइम पेमेंट होती है थोड़े बड़े अमाउंट की, और उसके बाद छोटे छोटे इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं। छोटे छोटे इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा पैसा वापस हो जाते हैं। सर और तो इंफॉर्मेशन नहीं है। और आई थिंक जिस बैंक से हम फाइनेंस कराते हैं अपने मशीन का लीज, तो वो जो एसेट होता है वो उनके पास एज अ कोलैटरल होता है। तो if the customer defaults on payment, they can recover the amount by selling the collateral. Okay. So I try to explain कि लीज है क्या बेसिकली। देखो, एक टर्म होती है, इसको आप रेंट पे कहते हैं किसी चीज को ले लेना, कि हमने फलानी चीज है तो इसको हमने किस पे ले लिया है, रेंट पे ले लिया है। और रेंट एक पीरियोडिकल नेचर होती है किसी भी चीज की, मतलब पेमेंट जो आप करते हैं बार बार करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन रेंट में एक इशू आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि जो भी उसका ऑनर होगा ना प्रॉपर्टी का, वो कभी भी सामने वाले पर्सन को आउट कर सकता है ना। जनरली से आपने अगर 10 मंथ्स का एग्रीमेंट कराया, 11 मंथ्स का एग्रीमेंट कराया, 11 मंथ्स बाद है ना, जो भी उसका होल्डर होगा प्रॉपर्टी का, उसके सामने एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो मान लीजिए कि ए है और एक पर्सन है बी। ए के पास में सपोज एक लैंड है, अगर लैंड नहीं तो सपोज एक बिल्डिंग है। और बी एक बिजनेसमैन है जिसको कुछ लैंड चाहिए, लेकिन इसके पास इतनी कैपिटल नहीं है या ये चाहता नहीं है कि ये लैंड को या बिल्डिंग को परचेज करे। तो बी क्या करता है, ये ए को अप्रोच करता है और ए से ये कहता है कि मुझे ना अपनी बिल्डिंग है ना रेंट पर दे। तो रेंट में क्या होगा, ए जो है वो एक एग्रीमेंट कर लेगा बी के साथ से कि 11 मंथ्स तक तुम इसे यूज कर सकते हो, और एक पीरियोडिकल पेमेंट होगी से 50,000 रुपीज पर मंथ का, तुम मुझे रेंट दे दो। यहाँ तक तो सब ओके है सभी को? लेकिन लीज में क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा ना लीगल स्ट्रांगनेस आ जाती है। लीज एग्रीमेंट इज सिमिलर टू रेंट एग्रीमेंट, बट इसकी कुछ फीचर्स अलग हो जाती हैं। तो अगर मैं रेंट एग्रीमेंट की जगह लीज पर चीजें लूंगा तो जनरली एक तो ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाती है। जनरली से 20 ईयर्स के लिए मिल जाती है, से 5 ईयर्स की लीज पे ले ली है।
तो रेंट के एग्रीमेंट जनरली बहुत शॉर्ट टर्म के होते हैं, लेस सर्टेन होते हैं, लेकिन जो लीज के एग्रीमेंट होते हैं ना थोड़े से मोर सर्टेन हो जाते हैं, और इसके अंदर में सर्टेनिटी वाले थॉट्स आ जाते हैं सामने वाले पर्सन को। तो अगर आपने 20 इयर्स की लीज ले ली है तो बी को है ना ये एश्योरेंस आ जाता है कि कम से कम 20 साल तक सामने वाला पर्सन मुझसे चीज खाली नहीं करवाए, और अगर वो ऐसा करता है तो इट विल बी क्लियर वायलेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट, और बी के पास में ना यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा भी कहा जाता है कि लीज में बी ऑनर तो नहीं बनेगा, बट ही विल एंजॉय द प्रॉपर्टी एज गुड एज द ऑनर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है? यस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमें यही डिसीजन सीखना है कि किसी भी एसेट को हमें खरीद लेना चाहिए, जैसे कि बी था, इसको लैंड परचेज ही कर लेना चाहिए या फिर इसको लीज पर ले लेना चाहिए। दिस इज द मेन टॉपिक, क्लियर? तो जो आपका स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम उसको एक बार सॉल्व करते हैं एंड लेट अस सी कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन विजिबल है आप सभी? यस सर। ठीक है, तो एक फर्म है, उस फर्म को पता है कि वो एक एसेट को एक्वायर कर सकती है 3000 रुपीज में, यानी कि अगर वो उसको खरीदना चाहे तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 3000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और ये एसेट कितने सालों तक उसके पास काम करेगी? 5 ईयर्स तक वर्क करे। साल्वेज वैल्यू जो है वो 600 रुपीज की है, मतलब जब ये एसेट 5 ईयर्स अपने पूरे कर लेगी तो आप इसे फिर भी 600 रुपीज में बेच पाएंगे किसी को। दिस इज समथिंग लाइक रेजिडुअल वैल्यू है, और इसको स्क्रैप वाले को आप 600 रुपीज में बेच दोगे। इसको फैच वैल्यू भी कहते हैं, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू लिखी हो, चाहे रेजिडुअल वैल्यू लिखी हो, चाहे स्क्रैप वैल्यू लिखी हो, सबका मतलब क्या होगा? सेम होगा। फिर इसने बताया है कि जो इस एसेट पे डेप्रिसिएशन वो चार्ज करते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो रेवेन्यू है वो 2000 रुपीज पर ईयर से क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो साथ ही साथ उसके 800 रुपीज के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। यहाँ तक सब कुछ ओके है? तो लेकिन ये कह रहा है कि ये 800 रुपीज के अंदर में हम डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को नहीं जोड़ रहे हैं, एक्सक्लूडिंग है। फिर वो ये कह रहा है कि जो आपकी कैपिटल की कॉस्ट आएगी ना वो 10% होगी, और 50% का आपका जो टैक्स होगा वो इस कंट्री के अंदर लगता है। फर्म चाहे तो इस एसेट को खरीदने की बजाय लीज पर ले सकती है, समथिंग लाइक कि रेंट पर ले सकती है, लेकिन साथ ही साथ फिर आपको लीज पेमेंट में, यानी कि जो आपको किराया देना पड़ेगा वो कितने रुपए का देना पड़ेगा? आपको 600 रुपीज का देना होगा। बट लीज पर लेने की वजह से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और वो कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन हम नहीं जोड़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन के अलावा आपके 650 रुपीज बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां तक बात रेवेन्यू बढ़ने की है वो वैसी ही रहेगी जैसे कि बाय के केस में थी। तो अब आपसे उसने पूछा है कि बताइए कि जो दोनों प्रपोजिशंस हैं, मतलब इसके पास ही जो दोनों रास्ते हैं खरीदने के और लीज लेने के, इनको इवेल्युएट कीजिए कि कंपनी को क्या करना चाहिए। ठीक है, सो हम प्रपोजिशन 1 की बात करते हैं। तो प्रपोजिशन 1 क्या है? बाइंग द एसेट, कि आप एसेट को क्या कर लीजिए? बाय कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इनफैक्ट किसी भी जब प्रोजेक्ट को आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, तो उससे जो चीजें जनरेट होंगी वो तो फ्यूचर में जनरेट होंगी, लेकिन आप उसको इवेल्युएट कब करना चाहते हो? आज या फ्यूचर में? प्रेजेंट डे। आज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी आप प्रपोजिशन को अडॉप्ट कर रहे हो उस प्रपोजिशन के अंदर में आपको ये ढूंढना है कि कितने कैश फ्लोज या कितने प्रॉफिट्स हमें जनरेट होंगे, और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बस। और जब भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है तो हमें पता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। और हमें अपनी प्रीवियस क्लासेस से भी पता है कि जब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कैश फ्लो 1 है, इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आपको कैश फ्लो 1 डिवाइड बाय जो भी डिस्काउंटिंग रेट होगी से आई
फर्स्ट ईयर से कैश फ्लो फॉर द सेकेंड ईयर 1 + i⁻², और इसी तरीके से हमारे पास जितने भी ईयर्स के कैश फ्लोज होंगे हम उनको इस तरीके से डिस्काउंट करके निकाल सकते हैं। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, राइट यहाँ तक। और ये जो आई था ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंटिंग रेट या डिस्काउंट रेट। ओके यहाँ तक? यस सर। तो चलिए अब हमने एसेट को बाय करना है यानी कि खरीदना है, तो खरीदने पे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो एसेट है ये कितने साल आपके पास चलेगी। 5 साल। 5 years। तो हम इसको 1 2 3 4 4 एंड 5 5 साल चलेगी, तो हमने 5 साल का ये सब कुछ बना लिया है, राइट। दूसरा आपको ये देखना है कि इस एसेट से कितना रेवेन्यू जनरेट होएगा। बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। 2000 रुपीज। तो 2000 यहाँ पर, 2000 यहाँ पर, 2000 यहाँ पर एंड 2000 यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ठीक है रेवेन्यू तो आ जाएगा, लेकिन इस रेवेन्यू से कुछ खर्चे भी होंगे, इनको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो बताओ अगर आप बाय करते हो तो क्वेश्चन ने कितनी कॉस्ट बताई है आपको, कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा। 800 सर 800 1 सेकंड यानी कि 800। सर एम आई ऑडिबल? सर हाँ। यहाँ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या हम ऐसे नहीं करेंगे कि फर्स्ट ईयर में 2000, नेक्स्ट ईयर में 4, फिर ओके, 2 मोर? समझ गया आपकी बात को। खुदा, एम आई राइट? हाँ सर, यस। हाँ ठीक है। खुदा यहाँ पर है ना, इंक्रीमेंटल वर्ड का मतलब ये है कि आप ये जो प्रपोजिशन अडॉप्ट करने जा रहे हो, मतलब जो एसेट को बाय करने जा रहे हो, तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू रहा होगा ना, उसमें सिर्फ 2000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। ओके आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है। इट डजंट मीन कि पर ईयर आपके वो 2000 रुपीज से पाइल अप होता चला जाएगा। ऑलराइट। ठीक, ओके। सो इसी तरीके से 800 रुपीज आपके सेकेंड ईयर में भी आएंगे। तो यहाँ भी 800, यहाँ भी 800, यहाँ भी 800 और यहाँ भी 800। ओके यहाँ तक सभी को? यस सर। लेकिन अब उसने ये भी बोला है कि ये जब 800 रुपीज की आप बात कर रहे हो तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो अब ठीक है, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द रीजन कि हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर में। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कहना है किसी को? चलिए, हमारी कंट्री के अंदर में हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसका नाम है आईटी एक्ट 1961। ठीक है, इसके अंदर में एक सेक्शन आता है, इसका नाम है सेक्शन 32। और ये जो सेक्शन 32 है ना, इट इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन। और ये एक्ट कंपनीज को अलाउ करता है या किसी फर्म को अलाउ करता है कि जब वो अपने इनकम स्टेटमेंट्स को जनरेट कर रही हो तो वहां पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हैं, और डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस शो करके वो अपने इनकम टैक्स को कम कर सकती हैं। या ऐसा कहिए कि सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट का कंपनीज या फर्म्स को अलाउ करता है कि जब आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा उसमें हम डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देंगे। बताइए, ये बात आपको समझ में आती है? यस सर। अब ये बात बेसिकली हमको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए है कि मान लो कल को अगर लॉ में अमेंडमेंट हो जाए, मान लो हाइपोथेटिकली कि भाई लॉ मना कर दे कि भाई हम डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करेंगे, तो फिर मैं कभी भी ना डेप्रिसिएशन को एडजस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। अभी हम डेप्रिसिएशन इसलिए एडजस्ट करते हैं बिकॉज मुझे सेक्शन 32 में इसका बेनिफिट मिलता है। क्लियर है यहाँ तक बात? यस। चलिए, अब उसने ये बोला है कि जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो एक जो एसेट होगी वो कितने की है? एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ
वो कितने में बेची जा सकती है, उसको डिवाइड कर दीजिए कि उस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है। तो बताओ अगर हम एसेट खरीदते हैं तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 3000 रुपीज मुझे क्वेश्चन में बताया गया है, यहाँ पर 3000 रुपीज है और उसकी साल्वेज वैल्यू कितनी है? 600 रुपीज है। तो यहाँ पर आप 600 रुपीज लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ से जो भी नंबर आ जाएगा वो 480 का है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल 480 480 480 चलेगा। बताइए, यहाँ तक बात आपको क्लियर है? यस। अब क्योंकि मैंने अभी आपको एक सेक्शन बताया है, वो सेक्शन क्या कहता है? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यू हैव यानी टू कि उसका बेनिफिट मिल जाए। हाँ। इसका मतलब कि अगर मैं अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट निकालना चाहूँ आफ्टर डेप्रिसिएशन, हाँ, है ना, तो वो आना चाहिए 2000 रुपीज माइनस 480 और आपको एक्सपेंसेस जो ये 800 है इसका भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपको 480 का भी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे पास में ये 360 रुपीज बचेंगे। नहीं नहीं, यस सर, 720 बाबा, 720। एक मिनट। ठीक है, सो 720 यहाँ पर, 720 ही नीचे, 720 एंड 720 एंड 720। अब देन इसके बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि ओके अब आपने जो अपना बुक प्रॉफिट दिखाया है वो 720 का दिखाया है, नाउ दे विल अप्लाई द जो भी टैक्स रेट लगता है यहाँ पर। अब वो टैक्स रेट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 50%। सो दिस इज माय टैक्स। तो 720 का टैक्स कितना हो जाएगा? 360 रुपीज। तो 360 रुपीज ही मेरा। Profit अच्छे, बहुत after सिंप्लीफाइड tax एजम्पशन, ये बहुत सिंप्लीफाइड एजम्पशन है रियल लाइफ की, है ना। इतनी इजीली से टैक्स निकलता नहीं है वैसे रियल लाइफ में। 360 हो गया। देन इसके बाद बताइए अब कंपनी के पास में कितना प्रॉफिट बचा है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ऑफ कोर्स अब ये क्या है हमारे पास में? 360। ठीक है, तो 360 यहाँ एंड 360 यहाँ, 360 यहाँ और 360 यहाँ एंड 360 यहाँ। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है आप सभी को? चलिए, अब ये है जो मुझे लग रहा है कि मुझे आफ्टर टैक्स 5 ईयर्स तक इतना मिलेगा। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लोज इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट्स प्लस नॉन कैश आइटम्स, एग्जाम्पल depreciation, amortization, preliminary expenses, return off, etc. जब मैंने ऑनलाइन पहली क्लास ली थी, आप में से कितने बच्चे थे ऑनलाइन में यहाँ पर? Sir, I was not there, but I watched the recording. ठीक है, तो मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, कई जगह यूज होने वाला है। देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हो या स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो अपनी इनकम की, तो वहां से जो प्रॉफिट आता है ना उसको हमें कंपेयर करना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और किसी कंपनी ने कहा कि मेरा ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, एंड सपोज दिस नेट प्रॉफिट मैंने ऐसे निकाला कि ये मेरी सेल्स थी और ये सेल्स थी सपोज 10,000 रुपीज की, और ये मेरे एक्सपेंसेस थे सपोज 2,000 रुपीज के, और यहाँ से मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट से 1,000 का सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? नेट प्रॉफिट 7,000। दिस इज नॉन एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हमें बताया है। ठीक है, अच्छा, जब आप सेल करते हो एंड इफ वी एज्यूम कि जो सेल आपने क्रेडिट सेल नहीं करी है, तो आपके पास कितना कैश आ जाना चाहिए?
10,000 रुपीज का कैश आना चाहिए, राइट। ठीक। अब आपके जो बॉस थे उन्होंने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई इस टाइम हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि सर प्रॉफिट के इक्वल होना चाहिए, तो उसने तिजोरी खोली जाके, लेकिन वहां पर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग कितना कैश पड़ा होना चाहिए, लेकिन जब इसको काउंट किया गया ना तो कैश 7,000 का नहीं था, रादर वो 8,000 रुपीज का था। पता है क्यों? 10,000 का कैश आपका सेल करने से आया था, 2,000 रुपीज का एक्सपेंस हो गया जो आपने किसी को कैश में पे कर दिया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने पड़े होने चाहिए? 8,000। और जो डेप्रिसिएशन है ना, ये कहीं पे नहीं हुआ था, बस ये शो किया गया था अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट है ना घिस रही है, वो टाइम के साथ साथ है ना वियर एंड टीयर हो रहा है, उसका ऑब्सोलीट होती जा रही है, लेकिन इसकी कहीं कैश में पेमेंट तो होती नहीं है। जैसे कि बिजली का बिल देना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, उसकी तो कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश आउटफ्लो हैं, तो वो तिजोरी को खाली करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन तिजोरी को खाली करेगा ही नहीं। तो बताओ एक्चुअल में कैश कितना पड़ा होगा आपके पास? 8,000। जबकि अगर आप नेट प्रॉफिट को मान लोगे कि इतना पड़ा होगा, तो दैट विल बी अ रॉन्ग पिक्चर। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट डजंट मीन कि आपके पॉकेट में अभी इतना कैश होना चाहिए, तो कैश उससे ज्यादा दिखना चाहिए। Am I right or not? राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आए हैं उसके अंदर वो सारी आइटम्स को ऐड बैक कर दिया जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं, यानी कि वो ऐसी आइटम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चूज करनी है जिनको आपने कभी कैश में पे किया ही नहीं था। तो ऐसी कौन सी आइटम होती हैं? उसमें से सबसे फेमस है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके ऊपर चार्ज किया जाता है, और डेप्रिसिएशन उनके ऊपर चार्ज किया जाता है जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं लाइक मशीनरी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कि कंपनी की फॉर्मेशन से पहले उसको बनाने में जो खर्चे हुए थे वो कंपनी की बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं एज फिक्टिशियस एसेट्स होता है, और टाइम टू टाइम इनको धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ किया जाता है एज अ लॉस और एज एन एक्सपेंस, बट इनकी भी कभी कैश में पेमेंट नहीं होती जब कंपनी फॉर्म हो चुकी होती है। तो गॉट इट द लॉजिक कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में सब नॉन कैश आइटम्स क्यों ऐड करेंगे? यस सर। ठीक है। सो ये जो अब मेरे पास में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, तो कौन बताएगा इज इट एन अकाउंटिंग प्रॉफिट और द कैश प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ सर, बिकॉज इसमें से डेप्रिसिएशन हटाया हुआ है। हाँ, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं कि हमारा कैश वाला प्रॉफिट कितना है। कि अब कैश वाले प्रॉफिट का तो क्या मतलब हो जाएगा कि हमारे को ये देखना है कि डेप्रिसिएशन बस ऐड बैक कर दो यहाँ से। ओके। ठीक है, तो इसलिए ये लॉजिक है। तो अब हम 360 रुपीज के अंदर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट है विच इज 480 रुपीज, उसको ऐड कर देंगे, सो 840 रुपीज आ जाएगा। तो 840 यहाँ, 840 यहाँ, एंड 840 यहाँ पर, एंड 840 यहाँ पर। नाउ दीज आर माय कैश फ्लोज जो मुझे ओवर द 5 इयर्स जनरेट होंगे अगर इस मशीन को मैं क्या कर लेता हूँ, बाय कर। बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट्स कोई बात ना समझ में आई हो? चल, अब अगर मुझे ये कैश फ्लोज पता चल गए हैं तो ये तो फ्यूचर की बात हो गई ना, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 3, 4 एंड 5 मुझे डिसीजन आज लेना है। सो अब मुझे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू हम जानते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अगर हम एक बेटर वे में प्रेजेंट करना चाहें, सो वी कैन क्रिएट अ टेबल जिसके अंदर हमारे को बस ये चीजें चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो जो आपके कैश प्रॉफिट्स हुए थे वो कितने हुए थे, तो 840, सो 840 एंड 840, 840, 840 एंड 840। नाउ यू रिक्वायर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट अ गिवन रेट। तो बताओ क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट कहीं पर गिवन है क्या? 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 10% है आपके पास में। सो मैं इसको 10% की रेट पर कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है,
तो मैं जो इसमें फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई एंड रेज टू पावर n। तो जोन सा भी वो फॉर्मूला होगा। ठीक है यहाँ तक? yes अच्छा sir. बताइए, आपको ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है जो मेरी स्क्रीन पर है? No sir, कैलकुलेटर तो नहीं दिख रहा। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ सर अभी तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। Yes, screen is visible. ओके, हाँ जी, कैलकुलेटर yes ठीक sir. है। सो जो आपके पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है ना, वहीं से हमारा काम बन जाएगा, हमें किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड नहीं है, और मैं आपको क्लास में भी बता चुका था। ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। तो मैं यहाँ पर पहला नंबर लिखने वाला हूँ, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10% था ना, तो इसका मतलब कि 0.10। ठीक है ना, और इसकी पावर कितना, 1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में दिस नंबर। तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.10। तो ये पहला नंबर देखिए, ये ऑलरेडी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आ गया Yes. राइट। और फिर जब हम सेकेंड टाइम इक्वल प्रेस कर देंगे तो विल गेट 0.826। Yes. तो 0.826 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरीके से जब आप इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो इट विल बी 0.7513। 0.7513। आप नेक्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो 0.683। 0.683 और देन 0.6209। 6209। ठीक है सर अब 6 to 1 सर अच्छा अभी आपने पीवीएफ निकाला है। ओके 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 ओके, ऑलराइट। ओके ठीक है। अब फिर फाइनली क्या, अच्छा यहाँ पर आप चाहे तो पेपर में इसका फॉर्मूला ऐसे राइट कर सकते हैं, और जो करना भी चाहिए ताकि सामने वालों को पता हो कि आपने सब चीजें कहीं से लिखी नहीं है, कुछ सोचकर समझ कर निकाली है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1.10। ठीक है, अब फाइनली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, एंड ये प्रोडक्ट होगा 840 मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी आपके नंबर आए हुए हैं साइड में, इससे। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो 840 एंड लास्ट नंबर, सेकंड नंबर है हमारे पास में 0.8264, और देन 840 मल्टीप्लाइड बाय में 0.7513 एंड 840 0.683 and the last number is 840 multiplied by 0.6209, या उसको राउंड ऑफ करके आप 1 पे लिख सकते हैं। फाइनली इसका टोटल बताइए एक बार करके कितना आ रहा है? 3184.2489। 3184.2489। ओके, तो ये क्योंकि सब कुछ हमारे लिए इनफ्लो था, तो ये जो टोटल आया है दिस इज नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश प्रॉफिट्स, यानी कि इनफ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। क्लियर? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ ये एसेट हमें बाय करनी हो। सो दिस इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो बताइए हमारी इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 3184.2489। आउटफ्लो बताइए इस क्वेश्चन में कितना है? सिर्फ एक ही बार है 3000 रुपीज का जो आपको पे करना पड़ेगा। यस।
So which is your 184.2489. Is it fine? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। अब ये तो था अगर हमने एसेट को परचेज किया तो आज उस एसेट से हमारे को जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारे पास। नाउ प्रपोजिशन 2। प्रपोजिशन 2 क्या है? टेकिंग ऑन लीज। वो जो एसेट है उसको हम किस पर ले लेंगे? लीज पर लेंगे। So we create another table. स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस सर। अब चलेगी। तो फर्स्ट वी टेक ईयर। तो कितने साल की लीज लेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। क्वेश्चन ने बताया था ना कि चाहे आप लीज पर लो चाहे कैसे लो आपके रेवेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो स्टिल वो कितने पे रहेंगे? 2000 2000 2000 2000 2000 एंड 2000। उसके बाद में एक्सपेंसेस उसने बोले थे कि आपकी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी जिसमें डेप्रिसिएशन उसने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास में कितनी? 650 रुपीज। तो 650 रुपीज आप ले लीजिए यहाँ पर। तो 650 650 650 650 एंड 650। ठीक है। क्या अभी भी डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? नहीं। बताइए क्यों नहीं? बताइए व्हाट इज द लॉजिक? You don't own the assets on your balance sheet. हाँ एग्जैक्टली सर, कि हम उस बैलेंस शीट के अब ऑनर नहीं है। और इसका एक रीजन सर ये भी है, जो रीजन आपने बताया ना सर, इसी की वजह से वो लॉ बना हुआ है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 है ना, वही डिसअलाउ कर देता है। वो कहता है कि आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं होगी तो यू कांट क्लेम द डेप्रिसिएशन। तो सिर्फ अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक्सपेंसेस को ही क्लेम कर सकते हैं। बट अपार्ट बट सर जो 800 रुपए के एक्सपेंस वैसे हो रहे थे लीज पेमेंट्स वाले। नहीं 800 रुपए के इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस थे ना, 650 का तो लीज पेमेंट था। वो तो तब है जब आपके पास में अगर ये सेट परचेज करोगे। मे बी खुदा ऐसा हो सकता है ना कि आपने वो मशीन परचेज कर ली है। अब मशीन परचेज करने के बाद में आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे खर्चे करने पड़े जो उसकी ऑनरशिप से जुड़े हुए हैं। राइट। है ना? लाइक मे बी कि आप उसकी कोई ब्रोकरेज दे रहे हो। ठीक, इस तरह के हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि जब आप उसको लीज पर लोगे तो उस तरह के खर्चे ना हो। तो इसलिए इसमें सिर्फ 600 रुपए में ही काम बन गया आपका। ठीक है। तो वो 800 रुपीज की कॉस्ट आपकी लैप्स हो जाएगी अगर आप इसे लीज पर ले लेते हो। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जो भी खर्चा लेने वाले हैं वो 600 रुपीज का ही लेंगे एज लीज पेमेंट। ओके 600। तो 600 ये हो गया। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या इनकम टैक्स लॉ लीज पेमेंट की भी हमारे को कोई डिडक्शन देता है? आंसर इज वेरी क्लियर, आंसर इज यस। ठीक है। वो ऐसे सारे खर्चों की, ऐसे सारे एक्सपेंसेस की डिडक्शंस देते हैं जो आपके बिजनेस को करने के लिए कंपलसरी होंगे, जरूरी है। अब लीज पेमेंट्स नहीं करोगे तो फिर एसेट आएगी नहीं। तो इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग कि ये आपका एक जरूरी खर्चा है। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे अब कितने हो जाएंगे? इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। तो हमारे टोटल कॉस्ट नहीं कर। हाँ सर एक और बात, फिर 600 रेंटल कॉस्ट 600 हमने लीज पेमेंट्स करी,
हाँ। और 650 हमारा तब खर्चा हो रहा है जब हम ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गया, अब आ गया समझ। 600 रुपए तो बस इस बात के हैं कि भाई मैं तुम मुझे बस किराए पर दे दो मशीन। हाँ राइट राइट ये राइट, तो सिर्फ किराया किराया। तो अब जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी ना वो 1250 की आएगी, राइट है ना। सो अब यहाँ पर ये भी ये है, ये भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, ये भी यही। डेप्रिसिएशन हमें मिलना नहीं है, तो अब हमें देखना चाहते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, राइट। तो नेट प्रॉफिट होगा 2000 रुपीज माइनस 1250, तो ये 750 रुपीज आ जाने चाहिए, राइट। तो 750 रुपीज बताइए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है? यस। चल, अब उसके बाद लगेगा टैक्स। तो कितना परसेंट टैक्स है? 50%। 50%। तो ये टैक्स बन जाना चाहिए 375, राइट। यस सर। तो यही टैक्स सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास जो बचेगा वही मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना, क्योंकि वो भी 50% ही है। तो यहाँ तक बताइए, सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है सबको? यस सर। अब मेरे पास कौन बताएगा इसमें से कि इज इट एन अकाउंटिंग प्रॉफिट और द कैश प्रॉफिट, और नाउ इन दिस केस बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट्स। सर इस केस में सेम है, बिकॉज इसमें कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। हाँ, तो इसलिए अब मुझे पहले की तरह इसमें कुछ ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसी PAT को एक कैश प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, तो इसी को हम कैश फ्लो मान लेते हैं। और अगर ऐसा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ऐड कर देते हैं। एंड फॉर्चुनेटली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी भी 10% पे ही कैलकुलेट होगा, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिए है ना। तो वही नंबर्स हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 0.8264 एक बार बताते रहेंगे आप मुझे। 0.8264, 0.7513, 0.683, 0.6883, यस सर। ठीक है। और अच्छा 0.6209, 0.609, 6209 सर। 62। एंड फाइनली इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, और देन उसके बाद में जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 375 को मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर से, तो बताएंगे एक बार फाइनल टोटल क्या आएगा, अगर आप फटाफट कर सकते हैं इसको। 340. मतलब फाइनल टोटल बता दीजिए एक बार करके। ओके, तो 375 340 and 309, 309.917, 281.743, 1.743, ठीक है 743, ओके। आफ्टर दैट 256.130, 130, देन 232.845, 232.845। ठीक है। अब फाइनली इसका टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। इसका टोटल 1421, 3200 3,220.3535, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है। 3,220.3535। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 3000 तो है ही। यस सर। अब आप देखिए, क्या इसमें से कोई कैश आउटफ्लो भी है वो हमारा? No, nothing. नो, क्योंकि अब हमने एसेट को खरीदना तो है ही नहीं, तो जो लीज रेंटल हो सकते थे वो हमारे आउटफ्लो हो चुके हैं।
तो अब जो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए, फॉर्मूला तो वही लगेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज होना चाहिए और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होना चाहिए, है ना। अब मेरे पास में इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली है 3220 और आउटफ्लो हमारे पास है ही नहीं, तो अब यही हमारी एनपीवी आ गई। तो अगर हम इस सेट को लीज पर ले लेते हैं तो हमारी एनपीवी इतनी है, और अगर हम इसको खरीद लेते हैं तो हमारी एनपीवी सिर्फ कहाँ पर है? ये रही, इतनी ही आ रही है। तो इसका मतलब कि फायदा किसमें है हमारे को? सेकंड प्रपोजिशन में एनपीवी ज्यादा है। सर मुझे पूछना था, हाँ। अगर किसी और ने कैलकुलेट किया है तो क्या मैंने ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू सही बताई है? हाँ चलो एक बार मैं ही देख लेता हूँ। 375 sure, मल्टीप्लाइड बाय 340 0.7513, ये 281 आ रहा है। तो 282 होगा वहाँ से। हाँ बोलो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा वो। यस सर। ये अच्छा। अगले वाला 256 आ रहा है। एंड ये लास्ट वाला 232 आ रहा है। सर लास्ट वाले इससे प्रीवियस वाले केस में डिड यू टुक सैल्वेज वैल्यू एज अ इनफ्लो? सर आई थिंक ये अच्छा, टोटल जो हमने हाँ। लिखा है वो शायद थोड़ा गलत लिख रही है। कहाँ पर? हाँ सर जो सेकंड केस का टोटल लिखा है ना सर, वो 1400 के अराउंड ही आएगा, वो 3000 कैसे बन जाएगा? 1418। हाँ ठीक है, चलिए आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अब आप समझ ही गए होंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। नाउ इट इज गेम ऑफ द कैलकुलेशंस ओनली। हाँ सर आप कुछ कह रहे थे, आप सैल्वेज वैल्यू के बारे में कुछ बोल रहे थे। Yeah, I was saying in the previous case, not हाँ, the lease case. I mean, हाँ did we took the salvage value as a inflow? हाँ सर, एक्चुअली में क्या है कि हमें कंसीडर कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि सर जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसी का एक सेक्शन 45 है। Okay. जैसे डेप्रिसिएशन का 32 है, ऐसी उसी का एक सेक्शन 45 है। वो ये कहता है कि जब आप किसी भी एसेट को सेल आउट कर दोगे ना, ट्रांसफर कर दोगे, तो उस पर ना कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। Right. और जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ना, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो एसेट शॉर्ट टर्म एसेट थी या वो लॉन्ग टर्म एसेट थी। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एसेट आपके पास 24 मंथ्स, 12 मंथ्स और 36 मंथ्स के 3 क्राइटेरिया हैं जो एज पर द लॉ बनते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी कि हम कैपिटल गेन टैक्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो इसलिए अभी यहाँ पर उसको इग्नोर कर दिया गया है। Okay. बट नाउ Okay. सपोज मान लेते हैं कि चलो हम कैपिटल गेन को देख लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इफ की अगर कैपिटल गेन का केस बन जाता है, Yes. Yes. तो उसमें मुझे पहले क्या Can you करना go पड़ता है? mute? Huda, can you go mute? Yes. Yes, sir. हाँ, अब जैसे ये जो हमें टैक्स रेट दी हुई है ना, 50% टैक्स रेट, दिस इज द जनरल टैक्स रेट बट नॉट द कैपिटल गेन टैक्स रेट। Right. तो इसीलिए ना ये एक रीजन रहा है कि हमने वहां पर सैल्वेज वैल्यू को इग्नोर कर दिया। Okay. अगर हम Okay. ऐसा नहीं करते, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में ये भी पता हो कि भाई मेरा कैपिटल गेन रेट कितना है, जैसे मैं आपको बताया था जनरल रूल क्या है, एक सेक्शन 112 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये कहता है कि जब एसेट आपके पास 36 मंथ से ज्यादा होगी, तो आपको जो भी गेन होगा उस एसेट को बेचने पर, उसका 20% इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर। और वो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी ना, उसके पूरे लॉज ही अलग हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये कह सकता हूँ, एसेट आपकी कितनी थी यहाँ पर, 3000 रुपए की थी। ठीक है ना, 3000 में से 480 घटने के बाद वो 600 रुपए पे बची होगी एंड वाली। Yeah. So actually there is no capital gain. हाँ, देयर इज नो कैपिटल गेन। तो अगर कोई कैपिटल गेन है ही नहीं, तो कैपिटल गेन टैक्स का कोई आउटफ्लो भी नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, और अगर कोई आउटफ्लो ही नहीं होगा तो वहां पर टैक्स की बात ही खत्म हो जाती है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो लास्ट ईयर है ना 2000, यहाँ पर 600 रुपीज को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर ले, राइट राइट। लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले ना कैपिटल गेन की चीज को, तब तक आप उसे इग्नोर करिए। Yes, the reason I was saying is that see we did these kind of questions in semester 2 in corporate finance. हाँ हाँ Okay. बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर कंसीडर हुए होंगे। वहां पे सारा कंसीडर हुआ था, राइट? जी एक्चुअली
That is the reason I was asking you. एग्जैक्टली। देखिए खराब होगा कि Okay. देख रही है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया लीज और बाय वाला? सर इसकी टोटल 14 से 20 आएगी, वो ठीक 14 कर से लीजिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर इसको हमने 14 से 20 कर दिया। ठीक है, तो अभी भी डिसीजन हमारा यही है। क्लियर है यहाँ तक? अब यस सर। अब हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो अभी हमने कैश फ्लोज की बात करी है, तो उसको डेप्थ में देखना है हमारे को। अभी मैंने आपको Kaushiki, बताया can you कि go mute? Kaushiki, can you go mute? Yeah, sorry, sir. Go ahead. It's okay. अभी हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में कैश फ्लो में क्या रिलेशनशिप है ना, और वो जो मेजर रिलेशनशिप है ना, जो डिफरेंस है वो सिर्फ है नॉन कैश आइटम्स की वजह से। तो जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लोज। तो ये जो कैश फ्लोज होते हैं ना, ये दो तरह के हो सकते हैं। वन इज नॉन एज कैश फ्लोज या फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FCFF। और दूसरे जो हमारे पास हैं वो होते हैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। इसको हम बोलेंगे FCFE, राइट? अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा मॉडल देखिए। बस हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसकी एक एसेट साइड होती है, और ये जो एसेट्स हैं ये दो तरीकों से फाइनेंस की जा सकती है। एक है कि आप अपना पैसा लगाइए, तो ये आपके खुद के फंड्स हो जाएंगे, ऑन फंड्स। और एक है कि आप उधार लेकर आइए, उनको आप डेट कह सकते हैं। और ये जो आपकी एसेट्स होती हैं, यही एसेट्स आपके कैश फ्लोज को क्या करती हैं? जनरेट करती हैं। बताइए, यहां तक बात समझ में आ रही है? यस। अब ये जो एसेट जो आपके कैश फ्लो जनरेट करेंगी, इसका मतलब ब्रॉडली तो यही था ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स, बट नाउ द कैश प्रॉफिट्स ओनली, नॉट द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। यहां तक भी बात समझ में आती है? तो जब हम ये कहते हैं ना कि कैश फ्लोज पे राइट किसका है, तो आंसर है कि आपकी एसेट्स को फाइनेंस किसने किया। या तो हो सकता है आपने 100% अपने फंड से फाइनेंस किया हो, या हो सकता है आपने 100% डेट से फाइनेंस किया हो, या आपने इसका एक कॉम्बिनेशन या मिक्सअप किया हो। और इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां तक भी बात ठीक है? तो जब ये कैश फ्लोज आप एज अ होल देखते हो, ये किसको जाएंगे? तो आंसर है ये ओन फंड्स वालों को भी जाएंगे और डेट वालों को भी जाएंगे। तो उनको कहा जाता है फ्री कैश फ्लोज टू फर्म, ये ऊपर वाला। तो जिसमें इक्विटी वालों को, ओन फंड्स मतलब इक्विटी वाले, और डेट फंड्स मतलब उधार वाले, लायबिलिटीज वाले हैं। तो जब ये कैश फ्लोज दोनों को जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। और अगर उस कैश फ्लोज में से जितना हिस्सा इक्विटी वालों की तरफ मूव करेगा, उनको हम बोलेंगे कैश फ्लोज टू इक्विटी। यहां तक बताइए, बात समझ में आती है आपको? Yeah. अब ये जो डेट होता है, डेट का ही एक दूसरा नेम है, उसको हम बोलते हैं लेवरेजेस। और जिस फर्म में बिल्कुल भी डेट नहीं होता उसको हम बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। और जिस फर्म में डेट का कुछ हिस्सा होता है तो उसको हम बोलते हैं लीवर्ड फर्म। ये भी बात क्लियर हो जाती है? तो ये जो फ्री कैश फ्लोज टू फर्म है, इसका एक दूसरा नाम और रखा गया है, इनको हम बोलते हैं अनलीवर्ड कैश फ्लोज। और इसका ये मतलब है कि जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो डू नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट एंड डेट पेमेंट्स।
अभी इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसका नाम अनलीवर्ड क्यों आ रहा है। और जो ये इक्विटी वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर हम बोलेंगे कि ये है लीवर्ड कैश फ्लोज। और इसका मतलब ये होगा कि हम डिडक्ट कर देंगे इंटरेस्ट एंड डेट पेमेंट्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चंस को करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बताया है कि फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का मतलब है ओवरऑल पूरी फर्म के जो भी मालिक है, वो डेट वाले भी मान लीजिए जिन्होंने पैसा लगाया है, और जो इक्विटी वाले हैं उनको भी मान लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट EBIT कि आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितने हैं। यहां तक बताइए, बात समझ में आती है? फिर हाँ। आपको ये पता कर, हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? No, I was just answering you. Yes, कि समझ आती है। देन इसमें से अगर हम टैक्स रेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो EBIT में से अगर टैक्स रेट हट जाती है तो अभी जो भी बचेगा हमारे पास, ये कौन सी EBIT बचेगी? ये बचेगी हमारे पास में आफ्टर टैक्स वाली। Yeah. ठीक, अब यहाँ पर हम उन नॉन कैश आइटम्स को ऐड कर देते हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो शो किया गया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लोज। और जो अर्निंग्स निकलती है ना, वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से निकलती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होगी। तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में अगर हम डेप्रिसिएशन को, नॉन कैश आइटम्स को ऐड बैक कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आपके कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं। तो इसके अंदर इसलिए हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगर वो इंटेंजिबल एसेट्स का है, उसको ऐड कर सकते हैं। और ऐसे और भी खर्चे, एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे जो नॉन कैश नेचर के रहे होंगे, जनरली ये वाले रहते हैं। यहाँ तक बताइए, ये वाली बात भी समझ में आती है? अब जो आपके पास कैश फ्लोज आए होंगे, मतलब जो पैसा आया होगा, उस पैसे में से आपने कुछ कैपिटल एसेट्स को परचेज कर लिया होगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंसेस। इसको शॉर्ट में बहुत से लोग कैपेक्स कहते हैं। तो लॉजिकली सोच लीजिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर टैक्स पहला नंबर है, उसमें हमने डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को ऐड करके पता कर लिया है कि कैश में कितना आया हुआ है। उसमें से हमने कुछ एसेट्स ऐसी खरीदी है जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं या फिर उसको हम कैपेक्स कह रहे हैं। अब इसी में से एक चीज हम और लेस करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ये समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो वर्किंग कैपिटल है, इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जिसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एंड सेकेंड इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब भी हम बोलते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, देन इट सिंपली मीन्स द करंट एसेट्स। और जब हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, तो इट सिंपली मीन्स द करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल टर्म यूज कर रहे हैं ना, वो आप बी नंबर की सेंस में कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट वर्किंग कैपिटल, सो इट इज बेटर टू राइट द टर्म नेट वर्किंग कैपिटल। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी कंपनी में करंट एसेट्स का फ्लो बढ़ जाए, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पिछले ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज करें, तो बताइए कंपनी का कैश कम हुआ होगा या डिक्रीज बढ़ा होगा? अगर करंट एसेट बढ़ रही है कंपनी के अंदर, तो कंपनी का कैश कम हो जाना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। कम होना चाहिए। सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो यानी कि अगर करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो जो हमारा कैश का लेवल है वो डिक्रीज होना चाहिए। वहीं अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं, जैसे कि आपने उनको सेल आउट कर दिया है, आपका स्टॉक था वो बिक गया है, तो ऐसे केस के अंदर में आपका कैश क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब कि करंट एसेट्स का डिक्रीज होना विल इंक्रीज योर कैश, राइट? यहाँ तक। सिमिलरली जब करंट लायबिलिटीज की हम बात करेंगे, सो नाउ सपोज द करंट लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग।
आपके जो छोटे मोटे कर्जे थे ना वो बढ़ रहे हैं, या आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो सीएल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो मान लीजिए आपने अपनी लायबिलिटीज को पे कर दिया है, तो बताइए पे करने में क्या होगा, कैश कम होगा या इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज होगा सर। यानी कि सीएल के गिरने से कैश भी गिर जाएगा, और सीएल के बढ़ने से आपके कैश में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। यानी कि करंट लायबिलिटीज और कैश दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और करंट एसेट्स और कैश दोनों रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। और हम ये पढ़ रहे हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो अब अगर ऐसे देखें कि नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, कंपनी से कैश जाना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। रिड्यूस हो जाना चाहिए, है ना। और अगर ये डिक्रीज हो रही होगी तो उसको हम कहते हैं कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिलीज हो गई है, तो इसका मतलब कि आपका कैश बढ़ जाना चाहिए। सो दिस इज द लॉजिक कि जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल थी उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो हमने, क्योंकि वो कैश को कम या ज्यादा कर देंगे, तो हमने माइनस का सिंबल लगा दिया, एज्यूमिंग दैट कि इससे खर्चा कम ही, मतलब इससे कैश रिड्यूस होगा। अगर इन केस वो रिलीज हो रही होगी तो नेगेटिव नंबर वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके अपना आप उसको एडजस्ट कर देगा। सर इसको हम ऐसे कि नहीं लिख सकते माइनस इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल? सर अगर खाली हाँ इंक्रीज भी लिख लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव अपना आप एडजस्ट कर देगा उसको। Right. Because I think then it becomes easier to understand हाँ बिल्कुल। if you make it minus increase in net working capital. Yeah. Okay. इसको हम लिख देते हैं माइनस इंक्रीज। ठीक है, यहाँ तक अब Yeah. ओके, जस्ट सर हमको बेटा बस एक से हाँ बोलो। अच्छा ओके। हाँ बोलो, आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर, हमें इंक्रीज इन नेटवर्किंग कैपिटल निकालना है, तो हमें दो नेटवर्किंग कैपिटल की वैल्यूज चाहिए होगी। एक करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज। नहीं नहीं, आप अगर हमें इंक्रीज इन नेटवर्किंग कैपिटल निकालना है तो हमें दो वर्किंग कैपिटल्स चाहिए हाँ होंगे। एक प्रीवियस एक ईयर की करंट, ओके ठीक है। मतलब है ना, ऐसे चाहिए होगा। हम्म, आप चाहो तो इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग की इंक्रीज है आप है ना ये लिख सकते हो कि जैसे मान लो अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही होंगी तो आपका कैश फ्लो डिक्रीज होगा, हम्म, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके ठीक, अब ये जानते हैं कि हमारी करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होंगी तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक, इसी तरीके से इंक्रीज करंट लायबिलिटीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं इन करंट लायबिलिटीज तो वो रिड्यूस करेंगे आपके कैश को, है ना। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। Sir, opposite तो होना चाहिए. नहीं सर, करंट लायबिलिटीज के केस में तो सेम डायरेक्शन होती है ना। So we can't have increase in current assets and increase in current liabilities both एक negative. सेकंड, एक सेकंड, करंट लायबिलिटीज बढ़ती है। हाँ ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं।
इसको हम Plus increase in current liability and minus decrease in decrease in इसको डिक्रीज कर, yes. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, प्लीज इंक्रीज इन। Yes. अब क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इसको पूरा रिड्यूस करके वो चेंज इन या इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी करके इसमें एक अरेंजमेंट करने वाले हैं। अभी जो ये वाला नंबर है ना, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वाला और जो कैपेक्स वाला है, ये वाला नंबर जो है, इसको बस हम आगे पीछे करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखने वाले हैं। ये जो डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है, यहाँ से हम इसको माइनस कॉमन करने वाले हैं। तो जैसे इसको माइनस कॉमन करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव एंड इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, ओके। और ऐसा करने से अगर हम इस नंबर को यहाँ से कॉपी करके इसको आगे शिफ्ट कर ले तो आई थिंक मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात पे। राइट। ठीक है, अब इसी चीज को फिर हम जब नीचे लेकर आएंगे तो इतने वाले ब्रैकेट को नाम दे दिया गया है। नाउ देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स थी, लाइक मशीनरी थी, बिल्डिंग थी, इन पे आपने खर्चा किया और वही डेप्रिशिएट हुई थी ना। तो बताओ, अगर हम एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो ये बन जाना चाहिए नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इसको नेट कैपेक्स कह देते हैं। और इतने वाले पोर्शन को हम अगर थोड़ा सा शॉर्ट ही कर दें तो ये बन जाएगा हमारा इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। तो कुछ बुक्स क्या करती हैं, इस वाले फॉर्मूले को राइट कर देती हैं। बताइए, तो ये नेट वर्थ जो है ना, ये डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी अपने अंदर से एडजस्ट करके ला रहा है। बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी। तो अब ये जो टोटल है ना, क्योंकि फर्म है, फर्म का मतलब है अब इसमें डेट भी है और इसके अंदर में इक्विटी भी है। तो अभी हमने जो लिया था ना, ये इंटरेस्ट से पहले का था। तो अगर हम इस FCFF में से इंटरेस्ट की पेमेंट और डेट वालों का कर्जा अलग कर दें तो फिर सारा पैसा किसके लिए बचना चाहिए? Equity holders. इक्विटी होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास FCFE होगा वो होगा FCFF माइनस, इसमें से अगर हम इंटरेस्ट हटा दें और इसमें से हम डेट की रीपेमेंट हटा दें, क्योंकि वो कर्जा हमें वापस करना है। तो अब जो आपके पास बचेगा वो आपके पास ये चीज आ जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम सर इसको ऐसे इंटरेस्ट देख पूरा हटाएंगे या टैक्स? पूरा हटाएंगे सर, क्योंकि पूरा इक्विटी हटाएंगे। वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। No, but I mean, I was just trying to see that post tax हटाएंगे या pre tax हटाएंगे? सर ये वाला जो इंटरेस्ट होगा, Yeah. ये तो जब आप निकाल रहे होंगे तो इस वाले रेट को पोस्ट टैक्स करके हटा दीजिए। Okay, so इसमें इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट तक डालें इसमें क्या? सॉरी, मैं ऐसा कर सकते हैं सर, देखो EBIT तो हमने ऑलरेडी यहाँ टैक्स कर ही दी है, राइट, है ना। अब ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ये वाला पेमेंट है कि जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो हमारे डेट है, उनको कितना पेमेंट जाएगा, तो उनको तो विदाउट टैक्स वाला ही पेमेंट जाएगा। मान लीजिए आप मुझे 1000 रुपए का कर्जा दे रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको उस पर 10% का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो जब आप मेरे एंगल से सोचेंगे, मेरे एंगल से मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। लेकिन जो आपको पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? वो सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे ना, सॉरी 100 रुपए। वो टैक्स का बेनिफिट तो मेरे पार्ट पे है। तो अगर मैं 2000 रुपए कमा रहा हूँ, 2000 में से मुझे कुछ टैक्स भरना है, तो वो टैक्स मुझे भरना है, आपको नहीं भरना है। तो मेरा तो पूरा इंटरेस्ट पेमेंट लेस हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि इक्विटी वालों को कितना मिलेगा। तो इक्विटी वालों में से ये है कि टोटल कितना था उसमें से इंटरेस्ट उड़ा दो सारा। I got you.
Total outflow has to be reduced. Yeah. हाँ जी। तो अब हमने क्या किया है, जो हमारा FCFF है, इसमें से हमने लेस कर दिया इंटरेस्ट एंड डेट की रीपेमेंट, और जो हमें मिला वो मिला हमें FCFE। अब यहाँ पर जब आप इस FCFF को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर देते हो, तो जो आपको नंबर मिलता है उसको कहा जाता है एंटरप्राइज वैल्यू, या EV। ठीक है। और जब आप FCFE को कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंट कर देते हो तो उसको कहा जाता है इक्विटी वैल्यू। तो फिर से सुनिएगा, पूरी फर्म का जो कैश फ्लो था, जब आप उसको वैल्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द डिस्काउंटिंग रेट टू ऑब्टेन द एंटायर वैल्यू ऑफ द फर्म नॉन एज द एंटरप्राइज वैल्यू। और जब आप FCFE को डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इक्विटी वालों के लिए है, उसमें डेट इंक्लूड ही नहीं है, तो जो उसकी डिस्काउंटिंग रेट भी होगी that should be related to the equity only. So using cost of equity we obtain the equity value. यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है? Equity value same as market cap? सर नहीं, जरूरी नहीं है। मार्केट कैप Okay. का तो फॉर्मूला ये है, उस मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि 31 मार्च है 2024 और बैलेंस शीट इस डेट को क्लोज हो रही है, और इस डेट को मेरे पास 1000 इक्विटी शेयर्स मेरी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है। तो मैं बस ये चेक करूंगा कि 31/3/2024 को मेरी कंपनी का मार्केट शेयर कितने पे क्लोज हुआ, तो मैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मार्केट प्राइस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट इज माय मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इसमें देखो ये कुछ और ही कहानी है सारी। So then what is equity value? What इक्विटी वैल्यू का exactly is मतलब equity ये, value? इसका मतलब ये है कि जो आपने कैश फ्लोज निकाले हैं ना, उसमें से जितना हिस्सा या जितना एट्रीब्यूटेबल इक्विटी वालों को है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? No, that I understood, but in typical terms, this maps to what? I mean, like you mentioned, enterprise value. जो इक्विटी एंटरप्राइज वैल्यू, इट सिंपली मींस द वैल्यू ऑफ योर फर्म, बट नॉट No, द I'm मार्केट saying, कैपिटलाइजेशन। yeah. Just in case of FCFF, I understand what is enterprise value, right? But when somebody says equity value, how should I understand that? That's precisely what I'm trying to say. वो कौन सी बात कर रहा है, वो मार्केट की बात कर रहा है? हाँ, ये सर आपको कॉन्टेक्स्ट में बात उससे क्लैरिफाई करनी होगी। Okay. हाँ, मतलब Where do I use it? Where do I use it? Equity value. इक्विटी वैल्यू को बेसिकली है ना, हम ये देखना चाहते हैं कि सपोज मैं एक इक्विटी शेयर है, से मैं एक कंपनी है से एक्स लिमिटेड, और इस एक्स लिमिटेड का इक्विटी शेयर मार्केट में सपोज मूव कर रहा है से 500 रुपीज पे, सो दिस इज द मार्केट वैल्यू। राइट। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसकी इन एक्चुअल में इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू है भी या नहीं। ओके। तो मैं उसकी एक्चुअल वाली वैल्यू निकालना चाहता हूँ, उसको जिसको हम हैसियत बोल सकते हैं। Fine. तो वो फिर मैं इसका यूज करके निकाल। I got you. So you're saying it is an intrinsic value. It may or may not be equal to market may cap. not be market value. हो सकता है मार्केट वैल्यू से बहुत ऊपर जा रही है। If it is fairly valued, then it is market cap. Maybe may not be, क्योंकि मार्केट, ये जो मार्केट कैप होगा ना सर, ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड हो रहा है। No, that's what I meant. If it is fairly priced means प्राइस का, हाँ फिर फेयरली प्राइस होगा तो वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर ही होना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है सर, क्योंकि जो हमें डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो या चाहे जितनी भी हो, इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। Got you. है ना। से मान लीजिए कि मैंने कहा कि व्हाट शुड बी द फेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो किसी ने कहा कि नाउ यूज द कैपएम मॉडल, कैपएम से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। राइट। अब किसी ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए कैपएम अप्लाई किया, उसने इक्वेशन अप्लाई की RF,
और ये Understood. कहा Yeah. RM और ये लगा के और निकाल दिया। अब Yes. प्रॉब्लम क्या है इसमें, RF है। किसी ने कहा कि भाई मैं टी बिल की रेट्स यूज करके निकाल लूंगा RF, किसी ने बिल्कुल। कहा नहीं मैं टी बिल नहीं लूंगा, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी लूंगा 20 इयर्स वाली, Right. है ना। तो इसमें प्रॉब्लम है, जैसी मिस्टर ए टी बिल को लेंगे तो के कुछ और है, हेंस इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और है। Understood. Understood. इसी तरीके से मिस्टर बी ने जब कैलकुलेशन करी तो उनको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20 इयर्स के टेन्योर पे ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं उसको लेना पसंद करूंगा। आंसर चेंज हो गया। सेकंड कंसर्न है आरएम के साथ। आज तक ठीक से डिफाइंड नहीं है फाइनेंशियल लिटरेचर के अंदर में व्हाट इज आरएम इन ट्रू सेंस। तो उसके हम एक प्रॉक्सी लगाते हैं। प्रॉक्सी लगाते हैं कि कंसीडर कर लो आप किस मार्केट की स्टडी कर रहे हो। तो अगर कोई बीएससी की स्टडी कर रहा है तो हम कह देते हैं कि सेंसेक्स को आरएम मान लेना, Yeah. है ना। But कोई कहता है कि it अगर will be आप different. Yeah. हाँ, लेकिन आरएम है मतलब मार्केट, तो फिर तो वो पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं। कमोडिटी मार्केट को शेयर के साथ में पोर्टफोलियो बना लो, तो No, I यहाँ पर agree. ये कंसेप्ट है। Yeah. तो RM for intrinsic Sensex will value, be हाँ, different from RM of Nifty. Yeah. एग्जैक्टली तो इसलिए क्या है यहाँ पर रहते ही हैं कुछ ना कुछ कंसर्न्स। सो इसलिए कई बार मार्केट प्राइस और बैलेंस शीट की वैल्यू इनको ज्यादा फेयर माना जाता है कि बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कैश फ्लो मॉडल्स आप ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए उसकी बैलेंस शीट वैल्यू को यूज करिए, क्योंकि वो थोड़ी Okay. स्टेबल रहती है। Okay. हाँ, अच्छा यहाँ तक बताइए, आपको सबको क्लियर हो गया? I have one more question on this debt repayment. हाँ, डेट रीपेमेंट। So, I mean, suppose I am taking fresh debt. You know, this was the question we had in the last semester also. Suppose I'm taking, because, you know, in that the formula used to be net debt. And, हाँ, you know, ठीक है। basically if I'm taking fresh debt, then I'm adding that here. ठीक है। Right. So, I mean, that is where I was trying to understand वो that. फिर मैंने वो कैश फ्लो को इंक्रीज कर देगा ना। Yeah, exactly. So that helps the equity holders. हाँ, If I'm taking इसमें भी fresh debt. बिल्कुल, इसमें भी हमने ये कंसीडर किया है कि अभी कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है और ये कोई हार्ड एंड फास्ट इक्वेशन नहीं है। ये है कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस। जिन जिन चीजों से आपके रिड्यूस होने लग जाए ना फ्लोज, उनको माइनस करते चले जाएंगे, है ना। जिनसे बढ़ने लग जाए उनको ऐड करते चले जाए। बट जनरल है कि हाँ भाई ये देखने को मिलते हैं, हम इसके हिसाब से कर लेंगे। Okay. ठीक है यहाँ तक? Right. ओके, तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करें अपनी इस पूरी चीज को, तो अगर हमें इक्विटी का कैश फ्लो निकालना हो यानी कि FCFE निकालना हो, तो उसका भी हम ऊपर की तरह फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करके चीजों को निकाल सकते हैं। तो आप ही का जो स्टडी मटेरियल है, इस स्टडी मटेरियल के अंदर में एक क्वेश्चन है, तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको क्या है इस बारे में। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ से? Yeah, we can see it. ठीक है, तो ये बता रहा है कि 2018 के अंदर में एक कंपनी है, इसने अपनी ऑपरेटिंग इनकम डिक्लेयर करी है 231.8 मिलियन यूरोस की, और इनकी जो टैक्स रेट है इफेक्टिवली वो 25% की है। 2017 तक के एंड तक आफ्टर टैक्स रिटर्न या जो एक्सपेक्टेशन थी वो 19% की हुआ करती थी। 2018 में 2018 में कंपनी ने बताया कि उसके जो नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे यानी कि जो नेट कैपेक्स होंगे वो 50 मिलियन यूरोस के होंगे, और जो इसकी नॉन कैश वर्किंग कैपिटल है वो 54 मिलियन यूरोस की हो जाएगी। कंपनी का जो बीटा है, ये बीटा कैपेम वाला बीटा है, वो है 0.93, और जो कंपनी ने रिस्क फ्री रेट ढूंढी है वो है 3.5%, और जो रिस्क प्रीमियम है दैट इज योर 4.6%। अब ये जो हमने कैपेम की इक्वेशन लिखी है इसके अंदर में इस इतने डिफरेंस को हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं।
तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द RM और RF सेपरेटली, इसने एक पूरा डिफरेंस ही हमारे को दे दिया। दिस इज योर रिस्क प्रीमियम। फिर उसके बाद बता रहा है कि प्री टैक्स कॉस्ट, अच्छा बेसिकली जो है ये सीमेंट नहीं है, ये डेट है। तो जो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है ना कंपनी के लिए, अगले 5 साल तक वो इतने की बनाई गई है। इतना लग रहा है आपका। कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 17.6% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की इतनी आती है। 5 years लेटर कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 3.41% पे ड्रॉप कर जाएगी, जबकि कंपनी की कैपिटल पे रिटर्न उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो जाएगी। और उस दौरान में जो कंपनी का बीटा है वो अब 0.93 नहीं रहेगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कंपनी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि जो कैश फ्लो हम पढ़ रहे थे उसमें एक था फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और एक था फ्री कैश फ्लो टू फर्म। जबकि इसने देखिए पूछा क्या है आपसे, वैल्यू ऑफ कंपनी, यानी कि ये एंटरप्राइज वैल्यू पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है? एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज। यानी कि अब मेरे को इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि मुझे ना ये चीज कैलकुलेट कर लेनी चाहिए इंस्टेड कि मैं इसमें FCFE के अंदर फंसूं। अनदर है, अगर पूरे क्वेश्चन को एक टाइम लाइन पे देखें कि हुआ क्या है ये, तो ये कंपनी 5 फेजेस में चल रही है ऐसे करके। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, समथिंग लाइक दैट। और फिर ये कह रहा है कि 5 साल तक कुछ और स्टोरी है, उसके बाद फर्म की कुछ और स्टोरी है, और यहाँ पर फर्म जो है वो स्टेबल हो जाएगी। और जब ये स्टेबल हो जाएगी तो एक तो कंपनी का बीटा 1 हो जाएगा, जबकि इससे पहले बीटा कितने पे चल रहा होगा कंपनी का, 0.93 पे चल रहा होगा। यहाँ तक बताइए, बात क्लियर है? अब क्योंकि बीटा बदल रहा है दोनों फेज के अंदर, तो दोनों ही फेज के अंदर में कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जानी चाहिए, अगर चेंज हो कैपिटल जाएगी, चेंज हो जाएगी, या जानी चेंज हो चाहिए। जाएगी। ठीक है, ओके। सर ये अनदर है यहाँ, अनलिवर्ड बीटा, आई मीन दिस इज अनलिवर्ड बीटा। ये जो ये वाला बीटा दिया हुआ है, हाँ हाँ, हाँ, इसे इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते सर अभी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग Okay. इसमें डेटा ही नहीं है। अब ये fine. जो आपको Because they have given a debt equity ratio, that is the reason I was asking. You know, last semester we did similar ओके questions ओके, actually. हाँ Yeah, हाँ yeah. हाँ, ठीक है सर। अब है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है ना कंपनी की, वो है 17.6%। तो यहां से हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है। तो डेट इक्विटी रेशियो इज 17.6%। सपोज कर लीजिए कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है जो इस कंपनी ने लगाई है, दैट इज योर ₹X, राइट। तो अगर डेट 17.6% है तो बताओ डेट का अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? कितने रुपीस का? 0.176 टाइम्स 176 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो इक्विटी है, तो बाकी पोर्शन किसका हो जाना चाहिए, इक्विटी का हो जाना चाहिए। तो X रुपीस में से 17.6x ओवर 100 अगर हम निकाल लें तो इट शुड बी 82.4x ओवर 100 द अमाउंट ऑफ इक्विटी। Sir, ये debt equity ratio है या debt ratio है? It is debt equity ratio, right? But then it cannot be, na? Debt cannot be 17.6% of X. नहीं सर, देखो उसने बोला है कि डेट D और upon equity, E. Yeah, D upon जी, E is 17.6, but total capital will be D plus E, right? हाँ, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ। Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये टोटल आया। तो अब अगर हम पता करना चाहें कि मेरे डेट का वेट क्या है,
तो 17.6 x over 100, this is my debt, डिवाइड बाय जो टोटल इक्विटी मेरे पास, टोटल कैपिटल मेरे पास होगी। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए मेरे पास में, दिस नंबर एंड प्लस में दिस नंबर, बताइए। which is x. विच इज x। एक सेकेंड सर, इसमें कुछ सर ऊपर ना एक्चुअली डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो d by e is given, not d by d plus e. एग्जैक्टली सर एक और सेकेंड उसके अंदर ना डेट वेट के लिए हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सही सही। in terms of either of the variable. I think उससे हो जाएगा। 17.6 और अगर इसकी रेशियो लेंगे राइट, यही कह रहे थे ना। Yes sir, precisely. So it will give you the weight of 0.85. Right, and 1 minus that will be debt rate. That rate. डेट का वेट आ रहा है 0.1496। Yeah. और 1 में से माइनस हो जाएगा ना इसका। 1496। हाँ, मैंने सीधा d अपॉन d प्लस e किया, ठीक है, और मैंने d की जगह 0.176 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ई कैंसिल हो गया और 1.76 अपॉन 1.176 होएगा, तो उससे 0.1496 आ जाएगा। खुदा एक मिनट रुकिए, इसमें कहीं फॉल्ट चल रहा है कुछ। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की 17.6 है और 6.78 है। ये 1 में से माइनस करके तो 0.15 कुछ अराउंड हो जाएगा, तो वो हमारा डेट का डेट आ जाना चाहिए। Right, debt ratio आ गया 0.15 डेट रेशियो, डेट का वेटेज आ जाएगा। Yeah. D over D plus E 0.15। एक मिनट रुकिए। 17.6 चलिए ठीक है, एक सेकंड। आपको एक्सेल विजिबल है यहाँ पर? यस सर। Yes sir. ठीक। सो इसके अंदर अब हम डिटेल्स डालेंगे और ये मेरा प्रेजेंट ईयर होगा और उसके बाद में ये होगा कि आगे मेरे प्रोजेक्शंस क्या होंगे, वो चीजें हम देखेंगे। सो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, उसके बाद ये 5 साल के बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, स्टेबल हो गया। ठीक है,
तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारी कंपनी की EBIT क्या है, बिकॉज अभी हमने जब फॉर्मूला लिखा था तो उसमें हमने देखा था हमें फर्स्ट पार्ट ये चाहिए था EBIT एंड 1 माइनस द टैक्स रेट। ठीक है, सो दैट वाज द बेस। तो मेरा जो प्रेजेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें आपको बताया गया था कि जो कंपनी थी उसकी ऑपरेटिंग इनकम है 231.8 मिलियन यूरोस, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल टू 31.8 मिलियन यूरो, और जो क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन थी वो 25% गिवन थी। तो जब आप इसका 25% लगाएंगे आफ्टर टैक्स, यानी कि 1 माइनस 0.25, तो हमारे पास में इतने का आफ्टर टैक्स EBIT आ जाना चाहिए। यहाँ सर तक ये बताइए सब ईयर okay? वन है, ये ईयर वन है या ये ईयर ये Current प्रेजेंट ईयर year. है सर, करंट ये ईयर। करंट ईयर। मींस 2017? हाँ 17 ऑन, ओके। उसी की रेट बता रखी है अभी तो इसने कि ये चल रहा था अभी। क्वेश्चन में आई थिंक 2018 का दिया था, कैन यू जस्ट डबल चेक? हाँ नहीं, उसमें लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ 2017 ये था, एंड Okay. ये लिखा हुआ है इन 2018 कंपनी रिपोर्टेड नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 मिलियन। Okay, that is the capital expenditure. Fine. अच्छा, और Fine. दूसरी बात ये है कि वो जो दिया हुआ है ना 231 जो दिया हुआ है वो हमारे पास में है 2018 का। Right. I mean, that's ठीक है, where I तो was getting हाँ confused. बिल्कुल, तो मैं उसी को प्रेजेंट मान रहा हूँ। Hmm. ठीक है, ये फर्स्ट से मेरा 2019 और ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। Come again, sir? जो ये मेरा प्रेजेंट ईयर है ना, दिस इज योर 2018। Okay. ठीक है, देन उसके बाद 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। नाउ ओके। Okay. एंड क्वेश्चन के हिसाब से 2018 ही लिखा हुआ है कि जो आपको हम ऑपरेटिंग इनकम दे रहे हैं 231 की, वो इतनी है। Okay. फिर उसके बाद वो बताता है कि बाय द एंड ऑफ 2017 कंपनी के जो आफ्टर टैक्स रिटर्न है कैपिटल का 19% है। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। कंपनी की जो नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 मिलियन की है, तो ये Yes, मैं ले sir. लेता हूँ कि मेरा नेट कैपेक्स जो है वो 50 मिलियन का है, तो मैंने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने ही मुझे बताया है कि उसकी जो नॉन कैश वर्किंग कैपिटल है 54 मिलियंस की है। Yes. नॉन कैश वर्किंग कैपिटल वो 54 मिलियन की है, तो हमने इसको That is the increase. That is the increase, not the actual. हाँ इंक्रीज, हाँ। और फिर इसने ये बताया कि जो कंपनी का बीटा है वो 0.93 है, और रिस्क फ्री हमें बता रखी है, और रिस्क प्रीमियम भी हमें बताया हुआ है। तो यहाँ तक का डेटा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब देन मुझे पता करना है इनका प्रोजेक्शन क्या है, ये कितनी रेट से ये आगे मूव करेंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे ये देखना है कि कंपनी अपनी अर्निंग में से कितना री इन्वेस्ट कर देती है हर बार। तो इसको पता करने के लिए जो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक है, सो री इन्वेस्टमेंट रेट जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि टोटल ये अपनी अर्निंग में से कितना री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसका है जो फॉर्मूला बहुत इजी सा है, लॉजिकल भी है, कि आपका नेट कैपेक्स कितना है, क्योंकि आप इसी में 50 इन्वेस्ट करेंगे, प्लस आपकी जो वर्किंग कैपिटल है एक उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और देन उसके बाद में आप इस पूरी चीज को डिवाइड करेंगे अपनी अर्निंग से, क्योंकि अर्निंग में से ही आपको निकालना है ना सब कुछ। तो आप अपनी EBIT, और EBIT भी आफ्टर टैक्स वाली ही होनी चाहिए। 1 minus T. ठीक है, तो अब ये जो कंपनी है इसका हम ये कैलकुलेशन करने वाले हैं कि क्या है। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर मुझे इसका री इन्वेस्टमेंट रेट निकालना हो, सो री इन्वेस्टमेंट रेट, तो मेरा जो नेट कैपेक्स है वो है 50, Yes, sir. और वर्किंग कैपिटल में जो चेंज है वो है 54, 4. एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, तो मेरे पास में 0.59 समथिंग कुछ करके नंबर आ गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? और इसका Yes, ये sir. मतलब हुआ कि कंपनी 1 59. रुपए की आफ्टर टैक्स EBT में से 0.59 का री इन्वेस्ट कर देती है, बाकी अपने पास रख लेती है।
यहाँ तक ओके है? यस तो अगर ऐसा है तो कंपनी इस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखेगी आगे, और जब उसको मेंटेन रखेगी तो जरा देखते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज हमें और देखनी है सर, तो पूरे साल री इन्वेस्टमेंट रेट तो यही चलेगी ना, वो 0.598। वही चलेगी, लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा ग्रोथ कितना होना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बताया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2017 आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल वाज 19%। इस वाले लॉजिक को बड़े ध्यान से समझिएगा। 2017 के एंड तक कैपिटल पे जो रिटर्न था वो 19% का था। यहाँ तक ओके है? Yeah. बताइए। Yes, sir. अभी जो ग्रोथ रेट होती है इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपकी री इन्वेस्टमेंट रेट है वो मल्टीप्लाइड बाय आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। तो मेरी जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो है 0.598, मतलब मैं इतने रुपए लगा रहा हूं, राइट। और मेरा जो कैपिटल पे रिटर्न है वो होना चाहिए 19%, दैट मीन्स की 0.19। तो ऑन एन एवरेज अगर हम इसको परसेंट में लें तो मैं इतने की ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है? Yeah. अब मेरे पास ये सब कुछ मेरे प्रेजेंट ईयर की सिचुएशन है, तो अब हम इसको ग्रो करते हैं। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी इसके अंदर ग्रोथ हुई है। तो ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मेरी कितनी आई है? 11.37। 100 से इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास ये है। फिर अगली वाली ग्रोथ इसी नंबर पे हो जाएगी, सेम पे। तो ये अगले वाले नंबर पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। फिर उससे अगले पे करेंगे तो ये नंबर, और देन उसके बाद ये नंबर, एंड देन फाइनली हमारे पास में ये नंबर। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। अब हमें इसमें एक एजम्पशन लगानी है कि जितने की रेट से कंपनी की अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं विच इज 11.37%, तो उतने की रेट से ही उसकी बाकी चीजें भी ग्रो कर जानी चाहिए। तो उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या करना चाहिए? उतने की रेट से ही ग्रो कर लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को इसी ग्रोथ रेट पर यहाँ से लेकर यहाँ भी कॉपी कर दिया। बताइए, ये वाली बात समझ में आई? यानी कि आप 50 को पहले 11.37 पे इंक्रीज कीजिए, देन फिर उसको फिर से 11.37 पे इंक्रीज कीजिए और करते चले जाइए ऐसे 5 इयर्स तक। बताइए, ये क्लियर है? सर, इस assumption का कोई justification? हाँ बिल्कुल है। देखो, जितनी ज्यादा आप मशीनें और जितनी ज्यादा आप अपनी कैपिटल बढ़ाओगे आपकी अर्निंग्स उतने ही हिसाब से बढ़नी चाहिए। इस पे डिबेट जरूर हो सकती है कि से आपने 5% बढ़ाई तो आपकी अर्निंग्स भी 5% बढ़ गई, आपने 10% बढ़ाई तो आपकी अर्निंग्स भी 10% बढ़ गई। इस पे डिबेट जरूर हो सकती है, बट क्योंकि ये थियरी है तो थियरी में हमारे पास में और इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड एजम्पशन नहीं हो सकती। तो हम ये मान सकते हैं कि जितने प्रपोर्शन में आपकी कैपिटल बढ़ रही होगी उतने ही प्रपोर्शन में आपकी ईबीआईटी बढ़ रही होगी। Got And it? also, since the return on capital is constant, your reinvestment rate has to be the same, equal to the growth ये rate. भी Yeah? बिल्कुल बिल्कुल Yeah, हाँ। yeah. And So, I mean, इसी if तरीके you से are growing EBIT, then you are also growing your capex and Exactly, working हाँ capital. जी। और इसी लॉजिक के साथ में हम अपनी वर्किंग कैपिटल को भी सेम ग्रोथ रेट के ऊपर पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बस उसी फॉर्मूले को हमने कॉपी किया तो हमारी नॉन कैश वर्किंग कैपिटल आ गई। ठीक है, यहाँ तक अब ओके? यहाँ तक सब? Yeah. हाँ। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो हमारी FCFF होती है उसका फॉर्मूला था कि जो भी आपकी ईबीआईटी थी 1 माइनस टी वाली, मतलब दिस नंबर, उसमें से हमने नेट कैपेक्स को लेस किया हुआ था और जो इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल था उसको लेस किया हुआ था। तो मेरा जो प्रेजेंट ईयर है उसका मेरा FCFF ये होना चाहिए। अगर इसी फॉर्मूले को हम आगे तक कॉपी कर दें तो मेरे पास में ये नंबर्स होने चाहिए। यहाँ तक सब कुछ ओके? Yeah. ठीक है।
ये जो मेरे पास में ये फर्स्ट से लेकर 5 तक के नंबर्स आए हैं, तो मैं इनको एक साइड में ले रहा हूँ। जस्ट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, नथिंग एल्स। ऑब्जेक्टिव मेरा ये है। तो दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड द फिफ्थ ईयर. So this is your n, a number of years. This is the amount. Present value factor at, अभी जो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, ये हमारे को देखनी है कि ये हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे को चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बताइए हमें इसमें एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है, तो एंटरप्राइज वैल्यू के लिए बताइए मैंने क्या बताया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंटिंग रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैक, आपको वैक लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे वैक की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी भी एक बार देखेंगे कि भाई जो भी नंबर आएगा ये कैसे आएगा, तो इसको देख लेते हैं। फिर जो भी निकलेगा यहाँ से उसका हम प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जो भी आएगा यहाँ से। फाइनली आके जब हम उसका समेशन कर देंगे यहाँ से, तो मुझे कम से कम मेरे 5 इयर्स तक की सिचुएशन पता चल जाएगी, अभी उसके बाद की नहीं। तो अब पहला काम है हमारा WAC की बात करना, एंड WAC का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा डेट का रेशियो कितना है, फिर ये पता होना चाहिए कि हमारा इक्विटी का रेशियो कितना है, फिर हमें पता होना चाहिए हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, और ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वहां पर आपको ये बताया गया था ना, आपका बीटा कितना है, रिस्क फ्री कितना है, रिस्क प्रीमियम कितना है। तो बीटा की वैल्यू आपको कितनी बताई गई थी, 0.93। हमें रिस्क प्रीमियम कितना बताया गया था क्वेश्चन के अंदर में, वो है 4.6%, ठीक है। और हमें रिस्क फ्री रेट बताई गई है 3.5%, राइट। तो कैपेम यूज करिए, यूजिंग कैपेम। बताइए कैपेम की इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम premium into मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो ये मेरे पास में मेरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और जो कि कैपेम को यूज करके आई है। सो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है। वो मैंने आपको करेक्ट की थी ना, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है जहां पर वो कॉस्ट ऑफ सीमेंट लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो मुझे दी गई है 4.17% की, बट वो प्री टैक्स दी हुई है। तो जो मेरे पास में आफ्टर टैक्स आ जानी चाहिए, तो वो आनी चाहिए ये नंबर, इसमें से टैक्स का रेट हटा दीजिए। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टैक्स का रेट कितना है वहां पर, 25%, यानी कि 1 माइनस 0.25। तो ये मेरे पास में है मेरी कॉस्ट ऑफ डेट। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है, यस। ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि हमारा वेट ऑफ इक्विटी क्या है और हमारा वेट ऑफ डेट क्या है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी सर। ठीक है। तो जो हमारी वेट ऑफ इक्विटी है वो हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 0.85, तो और 0.15 हम इसको ले लेते हैं। सो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम WACC कहेंगे, तो वो हो जानी चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस इसका वेट मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। So this is around 7.237% is my weighted average cost of capital. अब मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर डिस्काउंट करने में। तो दिस इज अराउंड 7.23, तो मैं इसको 7.24 यूज कर रहा हूँ। सो फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 7.24 डिवाइड बाय 100, और ईयर में रेफरेंस दे दिया इसका। सो दिस इज माय पावर लगाना है यहाँ पे।
और यहाँ से इसको एक बार कांस्टेंट और कर देते हैं, ठीक है। बताइए ये क्लियर हो गया? यहाँ तक ओके है? या ठीक है। तो यानी कि इसका पर्पस था प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसके लिए हमें WACC चाहिए थी, और जो WACC थी वो यहाँ से निकलती, और इसके लिए हमने पीछे कैपम वगैरह ये सब चीजें यूज करी हैं। तो ये जितना भी कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ यहाँ तक के 5 इयर्स तक का हुआ, जो कि नॉन स्टेबल पीरियड था। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें बताया है कि आगे से सब कुछ है ना स्टेबल हो गया। तो ठीक है, आगे से स्टेबल होने का मतलब है 2024 एंड ऑनवर्ड्स, और इसका मतलब हुआ कि ये अब 6th ईयर है। फिर हमें क्वेश्चन बता रहा था कि आफ्टर 5 इयर्स ग्रोथ रेट इन ऑपरेटिंग इनकम विल ड्रॉप टू 3.41%। तो जो आपकी EBIT होगी उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कितने पे रिड्यूस होकर आ जाएगी? 3.41% पे, और जो बीटा होगा वो 1 पे स्टेबल हो जाएगा आके, ठीक है। और उसने एक ये भी बोला था कि जो आपकी कैपिटल पे रिटर्न है वो कितने पे आ जाएगी? उतनी ही हो जाएगी जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो अब हम देख लेते हैं एक बार, अगर सब कुछ आगे के पीरियड में निकालते हैं तो हमारा बीटा कितना होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो आपका बीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 1 रहेगा। और रिस्क प्रीमियम पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो इसको स्टिल अभी हम कितना रखेंगे? इतना ही रख रहे हैं। ठीक है। और रिस्क फ्री रेट को भी हम कितना रख रहे हैं? 3.5% पे ही रख रहे हैं। तो बताइए कैपेम को यूज करके अब कितना आंसर आ जाना चाहिए? 8.1%। सो 8.1% ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जानी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब हम अगर अपनी कॉस्ट ऑफ डेट को देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ डेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो भी उतनी रहनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ टैक्स आफ्टर टैक्स ये 4.17%, और आफ्टर टैक्स सेम नंबर, तो ये आ जाना चाहिए। तो अब हमारी WACC कितनी आ जानी चाहिए? उसको हम रिवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं विद द सेम वेट। बस फर्क इतना है कि अब नंबर हम ये वाले यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं, तो ये Sir, but why are we calculating WACC again? सर ये स्टेबल पीरियड की निकाल रहे हैं। Yeah, यहाँ तक कि actually, 5 you इयर्स के। know, what we have learned in the last semester that we still use the WACC of 5th year, even सर for अभी मैं इसकी terminal value. हाँ, अभी मैं इसकी टर्नल वैल्यू निकाल के लेकर आऊंगा ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब ग्रोथ रेट बदली है ना, इसकी सारी चीजें आप देखिए, जब बीटा का फैक्टर ही चेंज हो गया Okay. तो उसके So, आगे वाले फेज की भी तो WACC बदलनी चाहिए। no, I agree. It's just that I'm saying that present value निकालने के लिए will we use this WACC or something else? Maybe, you know, let us come to that point, then maybe I'll ask this question. हाँ हाँ ठीक है सर। Yeah. तो हमारे पास में हमारी ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी ना री इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कितनी है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये ग्रोथ रेट वाले, इसको हम यूज कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर हम ग्रोथ रेट को रिटर्न ऑन कैपिटल या री इन्वेस्टमेंट रेट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे को पता चल सकता है, या दो नंबर्स पता हो तो हम कोई तीसरा नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। एग्रीड और नॉट? अगर इस इक्वेशन का यूज करें तो। Come again, sir? I mean, एक सेकेंड में अपना चार्जर लगा। हेलो yeah, sir. हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है ग्रोथ रेट वाली, क्या इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें दो पैरामीटर्स पता हो तो थर्ड को कैलकुलेट करने में?
इफ ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रीइन्वेस्टमेंट रेट मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल, तो क्या इससे रीइन्वेस्टमेंट रेट निकाली जा सकती है? Do we know return on capitals? मतलब अगर मुझे कोई भी दो पैरामीटर्स पता हो Yes. तो थर्ड कैलकुलेट है ना किया जा Yes, सकता है yes, मैथमेटिक्स। yes, ठीक yes, है। yes. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर 5 years ग्रोथ रेट इन ऑपरेटिंग इनकम विल ड्रॉप टू 3.41%। राइट, इसका मतलब मुझे EBIT की ग्रोथ रेट पता है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये पता है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड मुझे पता है। Right. ठीक, फिर क्वेश्चन आगे कहता है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल विल इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो आप कैपिटल पे रिटर्न लोगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आके ही रिड्यूस हो जाएगा। यानी Which कि is मुझे 8.1. एक, हाँ, यानी कि मुझे राइट हैंड साइड का सबसे लास्ट वाला पार्ट पता है, तो अगर मैं ग्रोथ रेट को रिटर्न ऑन कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रीइन्वेस्टमेंट रेट पता चल जाएगा। Right. तो रीइन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू माय ग्रोथ रेट डिवाइड बाय माय रिटर्न ऑन कैपिटल। अब देखते हैं इस वाले फेज के अंदर में क्या रहा। तो ग्रोथ रेट जो इस वाले फेज की है, जो क्वेश्चन हमें बता रहा है, वो है 3.41%। इसको हम डिवाइड करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल से। रिटर्न ऑन कैपिटल वही है जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारी कितनी आ रही है 7.511%। तो इसको हमने डिवाइड किया। नाउ दिस इज माय ग्रोथ रेट, सॉरी रीइन्वेस्टमेंट रेट। बताइए यहां तक ओके है? हेलो, Yes, sir. हाँ, यहाँ तक सब कुछ ओके हो चुका है। तो ये मेरी Yes. आगे की अब रीइन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट होगी। तो अब ये जो मैंने 5 ईयर तक की यहाँ कैलकुलेशन की थी EBIT की, वो एक सर्टेन ग्रोथ रेट पे की थी और वो नंबर था हमारे पास में 0.598। तो अभी जो हमारा 6th ईयर आने वाला है, ठीक है ना, तो मुझे अब वो जो 6th ईयर है वो फिर से कैलकुलेट करना होगा, लेकिन एज्यूमिंग दैट कि अब जो मेरी रीइन्वेस्टमेंट रेट है वो कुछ और है। और सर आपने जो 11.37 पे किया था ना, आपने ग्रोथ रेट पे किया था ना EBIT को, EBIT 1 माइनस T को नेक्स्ट ईयर हमने लेकिन ग्रोथ रेट से इसमें किया था ना। ये वाली, हाँ, ग्रोथ रेट भी था ना ये वाला। राइट, तो तो अब अब हम तो इसको, डायरेक्टली गिवन है ना। आई मीन हाँ, नाउ अब द मैं उसको ग्रोथ रेट देखिए इज कैसे डायरेक्टली गिवन। निकालता हूँ। आई मीन विल वी नॉट जस्ट टेक मैं, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन? सर अब हमारे इन्वेस्टमेंट रीइन्वेस्टमेंट रेट को भी तो देखेंगे ना कि कितना निकाल रहे हैं वो। देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इसको, मेरे बट पास आर में वी यूजिंग 29, इट? हाँ मैं देखिए इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। मेरे पास इतने का, मेरे पास में EBIT था जो ठीक इससे पीछे वाला था। यहाँ तक ठीक। या अब इसमें मेरी ग्रोथ रेट हुई कुछ, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ग्रोथ रेट हुई थी मेरे पास 3.14। हाँ, यस, तो 1 + 3 1 या + 3 इतने की, या ठीक है ना यहाँ तक। या उसके बाद में 1 - T, ये मेरी टोटल वो अर्निंग्स थी जो मेरे पास आ गई है बस। लेकिन इसमें अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इतना ही रीइन्वेस्ट करूंगा। सर 1 तो उसके माइनस लिए, 0.25 नहीं करेंगे ना, आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं। Yes, sir. अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसको हटाएंगे। तो अब मुझे ये पता करना है कि मैं इसमें से कितना रीइन्वेस्ट कर दूंगा, या आप यहाँ पर रोक के खाली EBIT पता कर सकते हो। लेकिन या अभी अब मुझे इसमें से ये नहीं पता कि मैं कितना लगाने वाला हूँ। वो हमें चाहिए किस लिए सर? अच्छा, वैसे तो ठीक है, है ना, आप हमें तो डायरेक्ट बस यहाँ पे कैलकुलेशन, टर्मिनल हाँ वैल्यू या आप विल डायरेक्ट जस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट की किया। बात कर। राइट राइट राइट। फिर इसी ग्रोथ रेट पे आप नेट कैपेक्स बढ़ा दिए, इसी रेट पे आप यस इसको बढ़ा यस दीजिए, सॉल्व। राइट। I mean, Okay. we'll still have to calculate terminal value. एग्जैक्टली सर। Sir, आप बोलिए कुछ।
सर री इन्वेस्टमेंट रेट यूज होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं इस चीज को लेकर, अगर प्रीवियस वाले पैटर्न पे लेकर यूज करने की जरूरत नहीं है। बट सर उसमें तो री इन्वेस्टमेंट रेट डिफरेंट है ना, लेकिन किसमें? प्रीवियस में। एक सेकंड। Yeah, so we calculate the growth rate from reinvestment only. Now it is हाँ, directly वहां given. से ग्रोथ रेट निकाल लेंगे ना बेटा, फिर तो उसकी ग्रोथ रेट ऊपर से लेके चेंज कर देंगे। ओके। हाँ, ओके, सो थैंक यू सो मच। इसमें अभी लेकिन टर्मिनल वैल्यू में निकालनी होगी ना सर, इसमें डिवाइड हाँ, बाय टर्मिनल ग्रोथ वैल्यू रेट से। निकालनी होगी। हाँ, Yeah. और फिर इसके बाद ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसमें इसको ऐड भी करना होगा, उसकी प्रेजेंट Right. वैल्यू। Right. Sure. Actually, we did some similar things in the last semester actually. That's why I was recalling all that. हाँ, ये जो पेपर है ना आपका, हाँ. आई थिंक ये आपका एक तरीके से डुप्लीकेशन ही है आपके प्रीवियस। Actually, I wanted to ask this question to you because what we are actually doing is redoing all those things. Yeah. हाँ हाँ, ये एक्चुअली में सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ना टोटली लैब बेस्ड पेपर था। True. है ना? हाँ, True. तो अब क्योंकि फिलहाल क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग मोड में है तो लैब पॉसिबल नहीं है। Right. तो इसलिए ये एक थियरी पेपर बन गया है। तो ये बिल्कुल इसलिए सारे टॉपिक्स वैसे ही मैच हो गए जो पुराने वाले। No, but it's not that all this was covered in one paper. Some were covered in second semester, some in third semester. Okay. It's not that everything got covered in one paper itself. हाँ, ये हो सकता है। Okay, but it's a good refresh of entire thing, हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। Okay. So, sir, one last question. This because now exams are approaching, how much would be? I mean, this would be 100% numerical paper? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ थियरी भी हो सकती है, बट लेकिन मेजरली यस, न्यूमेरिकल बेस्ड है ये। Majorly means 80%? हाँ, 80 to 90% न्यूमेरिकल। Okay, wonderful. लेकिन जो थियरी भी होगी बड़ी टेक्निकल टाइप की होगी। Okay. लाइक जैसे कि से एफ टेस्ट है और अरीमा है और आर्च है, गार्च है, उसकी थियरी हो सकती है। एमएम मॉडल अपने आप में एक थियरी है, उसकी आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है कंप्लीटली। तो ये सब चीजें। Sir, अभी how many more classes you will be taking? ये अभी मुझे पता नहीं है, ये मुझे यूनिवर्सिटी ही बताएगी। But to cover your course, how many classes do you think we should have? I think 3 to 4 classes more. Okay. अब जो आपका मेजरली है ना जिसमें तकलीफ हो सकती है वो आपकी फर्स्ट चैप्टर ही है जिसमें अरीमा, गार्च, ये सब चीजें हैं। In fact, वो हमने नहीं किया है। Exactly. Those things we have not done. बाकी तो जैसे लास्ट यूनिट्स हैं आपकी, जैसे जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशंस हैं, दे आर ऑल थियरी। ठीक है कि टाइप्स ऑफ मर्जर्स और डीमर्जर, ये सब चीजें। ओके। तो उसमें एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो अब जो मेन पार्ट है ना वो आपका स्टैटिस्टिकल है। तो स्टैटिस्टिकल आपका सबसे पुराने का सबसे पहली यूनिट के अंदर ही है, पहले चैप्टर के अंदर। ओके। हाँ, तो जो ये स्टैटिस्टिकल पार्ट है, इफ पॉसिबल इफ यू कैन ज्वाइन द ऑफलाइन क्लास, तो मे बी कि संडे को मैं उसको वहां पर कराऊं। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।